हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम सुरेश है। मैं वैसे तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मैं कई सालों से हर जगह पर करता आया हूँ। जैसा कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में मैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए घूमा हूँ, कभी केरला तो कभी ओडिशा। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये एक कंस्ट्रक्शन साइट की घटना है। बात कुछ ऐसी थी कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, लगभग 14 से 15 माले की, और वहां पर 2 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत थी। तो मुझे और मेरे साथ में एक आदमी को वहां पर रखा गया था। हम दोनों ही नाइट शिफ्ट में काम किया करते थे। हमारी नाइट शिफ्ट रात के 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक थी, और शायद वो बिल्डिंग ऑफिसेज के लिए बन रही थी, तो इसी वजह से आसपास वहां पर कोई भी खाने की दुकान या पान टपरी कुछ नहीं दिखाई देता था। एकदम आसपास का इलाका बिल्कुल सन्नाटा सा था। जब हम वहां पर जाते थे तो टिफिन साथ में लेकर जाते थे, खाना खा के घर से निकलते थे, और रात के करीब 2-3 बजे जब हमें दूसरी बार भूख लगती तो हम खा लेते। सुबह का नाश्ता जो था वो उस बिल्डिंग के बनाने वाले बिल्डर की तरफ से हमें आ जाता था। कभी चाय पराठा आता था तो कभी चाय और टोस्ट आता था। हम वहां पर कुछ 15 से 17 दिन बिता चुके थे। एक शाम की बात है कि मैं और मेरे साथ वाला जो सिक्योरिटी गार्ड था, हम दोनों ही नीचे बैठे हुए थे। अचानक से वो बैठे बैठे बोलने लगा कि पूरी रात यहाँ पर हम बैठकर निकाल देते हैं, हमें कुछ काम ही नहीं है। मैं हंसते हुए कहने लगा कि हमें तो बैठने के भी पैसे मिल रहे हैं, वरना लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। वो मेरी ओर देखा और मुझे देखकर कहने लगा, तुझे नौकरी पसंद है क्या? मैंने कहा, पसंद तो नहीं है, बस मैं भी मजबूरी में कर रहा हूँ। वो कहता था मुझसे कि मैं सुबह में घर जाकर जब सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। मैं हंसकर उससे कहता था कि तू तो फिर भी जाकर सोता है और नींद नहीं आती। मैं तो जाकर सोता भी नहीं, क्योंकि मुझे दूसरी नौकरी पर जाना होता है। वो मेरी बात सुनकर मुझसे कहने लगा कि दूसरी नौकरी यानी? मैंने कहा कि हाँ, मैं रात में यहाँ पर नाइट शिफ्ट करता हूँ, फिर सुबह में जाकर दूसरे काम पर चढ़ जाता हूँ। मैं एक फैक्ट्री में साथ ही साथ मजदूरी का भी काम करता हूँ। उसके बाद शाम में वहां से छूटकर 4 घंटे के लिए सिर्फ अपने घर पर सोता हूँ। वो मेरी बात सुनकर दंग रह गया। कहने लगा, यानी कि तू सिर्फ 4 घंटे की नींद सोता है? मैंने कहा कि हाँ। हम बात ही कर रहे थे कि बिल्डिंग की ऊपरी माले से कुछ आवाजें आती। वो आवाजें सुनने के बाद वो मुझसे कहने लगा, बिल्डिंग में कोई ऊपर है तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, इतनी रात में ऊपर कौन होगा, सारे मजदूर जा चुके हैं। वो कहने लगा, क्या भरोसा कोई ऊपर छूट गया हो। एक काम करते हैं, हम चलकर देखते हैं क्या? मैंने कहा कि अगर कोई होगा तो वो उतर जाएगा, हम इतना ऊपर चढ़कर जाकर देखेंगे और ऊपर कोई नहीं रहा तो हमारा जाना वेस्ट हो जाएगा। ये क्या भरोसा कोई बिल्ली या कुत्ता हो। हम नीचे से ही आवाज लगाने लगे, ऊपर कोई है क्या? हमने बहुत जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने उससे कहा कि देख, मैंने कहा था ना ऊपर कोई नहीं होगा, तू बेवजह टेंशन ले रहा था, चल बैठ जा। दोबारा हम दोनों बैठ चुके थे। अभी कुछ 1 घंटा ही बीता होगा कि वो मेरे साथ वाला कहने लगा, यार सुरेश, बहुत भूख लग रही है, चल ना हम खाना खा लेते। मैंने कहा कि थोड़ा रुक कर खाते, अभी तो 1 ही बज रहा है। तो कहने लगा, तो क्या हो गया, 1 भी बज रहा है तो अब भूख लग रही है तो खाना खा लेते हैं। मैंने कहा कि ठीक है। उसके बाद में हम टिफिन लेकर उसे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर चले गए। हम वैसे तो गेट के पास बैठा करते थे उसे बिल्डिंग के अंदर साइड, लेकिन जब टिफिन खाना होता था तो बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर जाकर खाते थे। वहां पर एक टेबल भी था, उसी पर बैठकर हम खाना खाते थे। जब हम खाना खा रहे थे, एक छोटा सा वहां पर बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी में खाना खाते खाते जो सामने मेरा सिक्योरिटी गार्ड दूसरा बैठा हुआ था, वो कहने लगा, यार तेरे पीछे से अभी अभी कोई गुजरा। मैंने कहा, यार तू कुछ भी मत बोल, तू बहुत थक गया, तुझे कभी आवाज सुनाई दे रही है, कभी कोई तुझे दिखाई दे रहा है। वो कहने लगा, मैंने सच में तेरे पीछे अभी किसी को देखा। मैंने कहा कि हाँ देखा होगा, कोई होगा, चले गया होगा। वो कहने लगा, नहीं,
मैंने देखा कि वो दीवार से निकलकर दूसरी दीवार में चला गया। इतना कहना था कि मेरे मुंह में जो रोटी थी वो हंसी के मारे बाहर निकल गई। मैं कहने लगा कि तू पागल हो गया है क्या? कोई दीवार से निकलकर दीवार में कैसे घुस सकता है? वो कहने लगा कि मैंने सच में देखा, तू मेरी बात पर विश्वास कर। जब वो इतना ज्यादा विश्वास कर रहा था तो मैं खाना खाते खाते उठा। मैंने कहा कि चल जाकर हम देखते हैं। हम दोनों ही वहां से उठे और उसके बाद उस दीवार के पास गए। मैंने उससे कहा, देख दीवार कितनी मजबूत है, क्या हम दोनों जा सकते हैं? वो कहने लगा, एक चीज तू नोटिस नहीं कर रहा है। मैंने कहा, क्या? वो कहने लगा, ये दीवार देख कितनी ठंडी है, दूसरी दीवारों को छूकर देख, वो इतनी ठंडी नहीं है। जब मैंने सच में हाथ लगाकर देखा तो पाया कि वो दीवार बहुत ज्यादा ठंडी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी दीवार पर नहीं बल्कि किसी बर्फ के ऊपर हम लोगों ने हाथ को रखा है। जिसके बाद वो मुझसे कहने लगा कि यार मैं तुझे कब से यही समझा रहा था कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन महसूस हो रही। मैंने कहा, हमें? मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, जो भी है वो शायद तेरा वहम ही है। उसको मैंने समझाकर दोबारा खाने के टेबल पर बिठा दिया और हम खाना खाना शुरू कर चुके थे। अभी कुछ समय बीता ही था और खाना खत्म ही हुआ था कि उसने फिर से कहा, देख तेरे पीछे कोई खड़ा है। वो जब ये बात कह रहा था तब उसकी शक्ल पर मुझे बिल्कुल साफ साफ बहुत ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। मैं तुरंत पीछे पलट कर देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं था। मैंने कहा कि कोई भी तो नहीं है। इतना कहने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो मेरे पीछे ऐसा घूर रहा था जैसे कि मानो उसने अपनी आंखों से खुद की मौत को ही देख लिया है। मैंने उसे दोबारा चिल्लाते हुए कहा, अरे क्या हो गया तुझे? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मेरे पीछे कोई भी नहीं है। वो कहने लगा कि तेरे पीछे कोई था, लेकिन जैसे ही तू पीछे मुड़ा वो कहीं एकदम से हवा में गायब हो गया। अब कहीं मानो उसकी ये सारी बातें सुनकर मेरे दिल में भी थोड़ा सा डर महसूस कर रहा था। मैंने उससे कहा, एक काम करते हैं, खाना हो गया, चल गेट के पास जाकर बैठते हैं। हम दोनों ही वहां से उठे और गेट के पास जाकर बैठ गए। फिर मैं उसे समझाने लगा कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब सिर्फ तेरा वहम है। तेरे दिल से ये जो वहम का डर है ये निकल जाएगा ना तो सब चीजें एकदम ठीक हो जाएगी। वो मुझसे कहने लगा कि नहीं, तुझे नहीं मालूम, मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर और भी चीजें महसूस कर रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कि तू क्या महसूस करता है? तो वो मुझे बताया कि हर समय मुझे ऐसा लगता है कि बिल्डिंग के ऊपरी मालों से कोई हमें घूर रहा है। ऐसा लगता है कि कोई हम पर नजर रखा हुआ है। मैंने कहा कि ऊपर कोई नहीं है और हमें क्यों ऐसा लगेगा? वो कहने लगा कि सच में मेरे साथ ऐसा होता है। फिर उसने मुझे बताया कि कुछ समय पहले एक रात उसे घर पर किसी जरूरी काम से जाना पड़ा, तो रात के 2 बजे ही वो वहां से निकल गया और बाहर तो कोई सवारी नहीं थी क्योंकि वो इलाका बिल्कुल सुनसान होता था। तो उसे घर पहुंचने पहुंचने में रात के 3:30 बज चुके थे। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा और घर का दरवाजा खटखटाया तो उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और पत्नी दरवाजा खोलते साथ ही दूर जाकर घड़ी के अंदर गिर पड़ी। ऐसा लगा कि मानो जैसा किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। और एक अजीब बात यह थी कि जब मैं यहाँ से निकलकर अपने घर जा रहा था तब पूरा समय मुझे यूं ही महसूस हो रहा था कि मेरे साथ में भी कोई चल रहा है। मैं अपने साथ में किसी को महसूस कर पा रहा था, उसकी आहट को सुन पा रहा था, लेकिन मैं उसे देख नहीं रहा था। मैंने कहा, यार ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझसे कहने लगा कि तुझे नहीं पता, तेरे से पहले 2 लोगों ने यहाँ पर नौकरी छोड़ी हुई है और वो जो 2 लोग थे उनमें से एक की तबीयत तो इतनी खराब है कि आज भी वो बेड रेस्ट पर है। मैंने कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, सुबह होने तक का यहीं पर इंतजार करते हैं, फिर हम उसी आदमी के पास जाएंगे जो बेड रेस्ट पे है। शायद हो सकता है उससे हमें कुछ सच्चाई का पता चल जाए। मेरी बात सुनकर कहीं वो भी मान गई। मैंने कहा कि तू अब बिल्कुल टेंशन मत ले। हालांकि उस रात में वो मुझसे कई बार कहता रहा कि देखना वहां कोई है, कुछ आवाजें आ रही है, लेकिन मैं उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, बैठे बैठे मैं बार बार सो जा रहा था। मैंने उससे कहा कि बिल्कुल फिक्र मत कर, सुबह चलते हैं। सुबह होने तक वो बिल्कुल ही मेरे बाजू में चिपक कर बैठा रहा।
ऐसा लग रहा था कि अगर वो मुझसे दूर चला जाएगा तो शायद मौत उसे अपने पास बुला लेगी। इतना ज्यादा वो डरा हुआ था। अगली सुबह हुई, जब हम वहां से निकलने लगे तो मुझे अचानक याद आया कि मुझे तो काम पर जाना होता है फैक्ट्री में। तो मैंने उससे कहा कि देख, मुझे तो काम पर जाना है, एक काम करते हैं, हम शाम को मिलते हैं। वो पहले तो बहुत जिद किया, लेकिन जब मैंने उसे समझाया कि अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो मेरी 2 पगार कट जाएगी, यानी जो मुझे दिन की पगार मिलती थी उसका डबल पैसा मेरा मालिक काट लेगा। इसके लिए वो मान गया। शाम के करीब 4 बजे के आसपास वो मुझसे मिला। मैंने कहा कि चल, अब चलते हैं। हम दोनों ही उस आदमी के पास जाकर खड़े हो गए। वो आदमी ने जैसे ही हम लोगों को देखा, वो हमें देखकर ऐसा डर रहा था जैसा उसने किसी भूत को देख लिया हो। मैंने उससे कहा कि क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रहे हमें देखकर? वो आदमी बराबर से बात नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर का बायां साइड पैरालाइज्ड हो चुका था। मैंने कहा कि ये पैरालाइज्ड इसे कैसे हुआ? तब मेरे साथ वाले सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि जब इसने उस भूत को या आत्मा को देखा तो बेहोश होकर गिर पड़ा। गिरते ही इसके सर पर चोट आई। जब इसे होश आया तब इसके शरीर का बायां हिस्सा काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो बात भी बहुत रुक रुक के कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप हमें बताइए, लेकिन वो डर ही इतना रहा था तो हमसे बात क्या करता। उसने फिर अपना दायां हाथ उठाते हुए कहा कि जो मेरे साथ वाला सिक्योरिटी गार्ड था उसे कमरे से बाहर भेजने के लिए। तो मैंने उसे कमरे से बाहर भेज दिया। फिर उसने बताया कि जो मेरे साथ हुआ वो बहुत जल्दी तुम्हारे इस दोस्त के साथ भी होने वाला है। मैंने कहा क्या हुआ था, आप मुझे बताओ। फिर पहले तो उसने मेरी बात जानना चाहिए, तो मैंने उसे सब बताया कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। वो एकदम अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी बातें सुन रहा था। कहने लगा कि यही सब शुरुआत में मेरे साथ हुआ, जब मैंने इसे सिर्फ अपना वहम समझ रहा था, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी हालत इतनी खराब हो गई। मैंने कहा आप बताइए तो सही क्या हुआ। कहने लगा कि एक शाम जब मैं और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड वहां पर बैठे हुए थे तो ऐसी ही कुछ आवाज आई। मैंने उस आवाज को पहले तो इग्नोर किया। उसके बाद ऐसा लगा कि किसी ने मेरा नाम लेकर जोर से पुकारा, और उसी बिल्डिंग के अंदर से वो आवाज आ रही थी। बिल्डिंग पूरी खाली पड़ी थी, इसीलिए आवाज मुझे इको होकर सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि क्या भरोसा कोई मेरे जान पहचान का अंदर हो, क्योंकि वो आवाज एक बार आकर बंद नहीं हुई। वो आवाज कंटिन्यूअसली 3 बार मुझे सुनाई दी। तीसरी बार मैं उठकर उस आवाज के पीछे चला गया। तीसरे मंजिल पर चढ़ने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने कोई खड़ा हुआ था, और जो खड़ा हुआ था वो आदमी था या औरत समझ ही नहीं आया, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल ही पूरी तरह से जला हुआ था। उसके बाल कहीं से उधड़े हुए थे तो कहीं पर बहुत लंबे बाल थे। उसकी स्किन झुलस रही थी, यानी कि बिल्कुल काली होकर लटक रही थी। उसके दांत नहीं थे, उसके होठ लाल लाल थे। ऐसा लग रहा था कि जैसा लाल कलर से उसने अपने होठ को कलर किया हो। उसके हाथों के नाखून डार्क काले रंग के थे और काफी बड़े बड़े थे। उसके नाखूनों को देखकर ही यूं समझ में आ रहा था कि ये किसी भी इंसान को एक ही वार में चीरने के लिए काफी है। फिर मैंने देखा कि वो धीरे धीरे मेरी ओर आगे बढ़ा। मैं वहां पर चिल्लाने लगा। तब तक के मेरा जो दूसरा वाला पार्टनर था वो नीचे से ऊपर आने लगा, और उसके ऊपर आते ही जो मेरे सामने खड़ा था वो कहीं गायब हो गया। मैं इस घटना से इतना डर गया था कि उसी समय मैं उस बिल्डिंग से भाग जाना चाहता था। लेकिन जैसा आप अपने पार्टनर को समझाते हो वैसा ही उसने मुझे समझाया। कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तेरा वहम होगा, तू थक गया है, मेरी बात का विश्वास कर। एकदम आपकी तरह उसने मुझे दिलासा दिलाया। मुझे लगा कि शायद ये सब सच में जो भी मैं देख रहा हूँ ये सिर्फ एक झूठ है। उसके बाद दोबारा हम नीचे आकर बैठे। जब हम नीचे आकर बैठे तो वो मेरे साथ वाला कहने लगा कि मुझे बाथरूम जाना है, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। जो कंस्ट्रक्शन साइट थी उसकी दाईं ओर एक छोटा सा टॉयलेट बनाया गया था हमारे लिए, जो कि गेट से कुछ 50-60 मीटर की दूरी पर था। काफी दूर जाना पड़ता था उसके लिए। वो वहां चला गया और उसके बाद
जब वो नहीं था तो मैंने देखा कि वही भूत अब बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा है और मुझे आवाज देकर अपनी ओर बुला रहा है। मैं उसके पास जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो खुद मेरी ओर बढ़ रहा था। बिल्डिंग के बाहर भी घना सन्नाटा और चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। मैं अपने आप को बचाता भी तो कहाँ बचाता। हम तो आग का सेका ले रहे थे बैठ के, क्योंकि ठंडियों का महीना चल रहा था। मैं चाह कर भी समझ नहीं पाया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए मैंने जलती हुई आग की लकड़ी उठा ली और उठाकर अपने सामने रख लिया। बचपन में कई बार सुना था कि भूत आग से डरते हैं। मुझे लगा कि ये भी शायद मेरे करीब नहीं आएगा, लेकिन इस बार मैं गलत था। वो मेरे सामने आया और सामने आकर उसने जब अपना मुंह खोला तो एक आम आदमी से 100 गुना बड़ा मुंह उसने अपना खोला था। ऐसा लग रहा था जैसा कि वो मुझे अक्खा निगल जाएगा। उसके मुंह में दांत तो नहीं थे, लेकिन उसका चेहरा बहुत भयानक था। फिर एकदम से ही उसने मुझे अपनी ओर खींचना शुरू किया। मुझे ये बात आज तक नहीं समझ में आई कि मैं अपने पैरों से नहीं चल रहा था, लेकिन कैसा मैं उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। ये सब हो ही रहा था कि मेरा दोस्त मेरे पास आया और वो मेरे बाजू में आकर खड़ा हो गया। मैंने जब उसे देखा, मेरे दोस्त को तो मुझ में थोड़ी हिम्मत आई, लेकिन अब मेरे मुंह से डर की वजह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने मुझसे कहा, क्या हुआ, ऐसा खड़ा क्यों है? मैंने सिर्फ उसे सामने की ओर इशारा किया, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। और बस शायद वही डर मेरे अंदर इतना ज्यादा पनप रहा था कि मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। और जब मुझे होश आया तो मेरा बायां ओर पैरालाइज्ड हो चुका था। उसकी ये कहानी सुनकर मुझे थोड़ी देर के लिए तो विश्वास नहीं हो रहा था। मैं अपने मन में कई सवाल खुद से ही करने लगा कि ऐसी कैसी आत्मा है, आती है तो एक ही के सामने आती है, दो लोगों से उसे किस बात का डर है। एक बार को मुझे यूं भी लगा कि हो सकता है वो आत्मा ज्यादा लोगों से डरती होगी, इसीलिए वो सबके सामने नहीं आती। मेरे मन में और भी कई ऐसे सवाल थे कि अगर वो आत्मा है तो किसकी है, वो भूत है तो क्यों है, और क्यों लोगों को परेशान करना चाह रहा है। लेकिन इसका जवाब मुझे देगा कौन? मैं वहां से निकला, मेरा दोस्त यानी कि मेरा पार्टनर बाहर ही खड़ा हुआ था। कहने लगा कि क्या बात हुई उससे। मैंने उसे कुछ बताना ठीक नहीं समझा। मैं जानता था कि अगर उसे मैं बता दिया तो वो डर जाएगा। मैंने कहा कि कुछ नहीं, तेरे ही जैसी कुछ कहानी है, चल अभी काम पर चलते हैं। वो कहने लगा कि आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा कि अरे कुछ नहीं होगा, तू चल ना, मैं हूं। उसके बाद वो मुझसे कहने लगा कि आज एक दिन क्या तू अकेला देख लेगा। मैं अब हाँ भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि कहीं डर मुझे भी लग रहा था। मैंने उससे कहा, देख अकेला मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि अगर कभी मुझे बाथरूम जाना हुआ और उसी समय कोई चोर बिल्डिंग में घुस गया या कुछ भी हो सकता है, हम दोनों का वहां रहना जरूरी है। हालांकि मैं जानता था कि चोर डाकू तो नहीं आएंगे, लेकिन अब मैं अपने डर की वजह से उसे जिद कर रहा था कि तू भी मेरे साथ चल। मेरा दोस्त यानी कि वो सिक्योरिटी गार्ड तो मान गया। उसके बाद हम वहां से अपने घर पर चले गए और रेडी होके घर का सारा काम निपटा कर 9 बजे ठीक उसे बिल्डिंग के पास पहुंचे। जो दिन के सिक्योरिटी गार्ड थे, 2 लोग। जब हम वहां पर पहुंचे तो वो 2 वहां से निकल रहे थे। मैंने उन्हें आवाज देकर रोका। मैं कहने लगा कि भाई, क्या आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिखा या महसूस हुआ क्या? उनमें से एक कहने लगा कि मैं भी पहले यहाँ रात में ही काम करता था, लेकिन डर की वजह से मैंने अपनी ड्यूटी चेंज करके दिन की ले ली। वो आगे भी और कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन दूसरे वाले ने उसे आंखों से इशारा करके चुप करवा दिया और वो दोनों ही वहां से निकल गए। शायद वो जानता था कि अगर डे के सिक्योरिटी गार्ड ने हमें सब सच्चाई बता दी तो मालिक उन्हें नौकरी से निकाल देगा। अब मैं जान चुका था कि मुझे क्या करना है। बस मैं इंतजार कर रहा था तो अगली सुबह होने का। जैसे ही सुबह हुई, मैंने मेरे साथ वाले को अपने साथ लिया और तुरंत उसे बिल्डर के ऑफिस में चला गया और जाकर मैंने उसे सारी बात बताई। फिर मैं कहने लगा कि हमें बस अपनी पगार दे दो, हम अभी इसी वक्त इस काम को छोड़ रहे हैं। इतना सुनना था कि वो आदमी हमसे कहने लगा कि आप लोगों की पगार डबल, लेकिन आप लोग नौकरी मत छोड़ो। कोई भी आदमी
एक झटके में पगार डबल कैसे कर सकता था। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। और मेरे साथ वाला जो सिक्योरिटी गार्ड था, अब कहीं ना कहीं वो भी खुश हो गया था। मुझसे कहने लगा, यार ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी पगार डबल हो जाएगी। मैंने कहा कि पगार तो डबल हो जाएगी वो ठीक है, लेकिन हमारे जान को भी तो जोखम है। तो कहने लगा, वो सब छोड़ दे, पगार डबल होगी, कुछ महीना डबल पगार पे काम कर लेते हैं, हमारे घर पर जो पैसों की परेशानी है वो दूर हो जाएगी। कहीं उसकी बात मुझे ठीक लगी और अब उल्टा वो मुझे समझाने लगा कि तुझे दिन में काम पर भी नहीं जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है। लगभग शुरू के 8-10 दिन तो वैसे ही बीते। कभी आवाजें आती थी, वो जो मेरे साथ वाला था बहुत डरता था, ऊपर से कई बार ऐसा हुआ कि ईंट और पत्थर भी गिर जाते थे। लेकिन हम अपने आप को बहलाने के लिए ये बोलते थे कि ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन साइट का हिस्सा टूटा होगा और गिर गया होगा। जानते हम दोनों ही थे अंदर के कुछ तो गलत हो रहा है। फिर अचानक एक रात जब हम दोनों ही बैठे हुए थे और हमारे सामने आग जल रही थी कि एकाएक मैंने देखा सामने कुछ तो खड़ा है। मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। मैं ये सोचने लगा कि ये क्या चीज है जो मेरे सामने खड़ी है। फिर भी खुद को समझाते हुए मैंने जोर से चीख लगाई और कहने लगा कि नहीं, ये जो भी है ये गलत है। मैंने अपने साथ वाले को अपने पास बुलाया। शायद तब तक उसकी नजर नहीं पड़ी थी। वो मेरे पास आकर कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा कि कुछ नहीं, एक काम करते हैं, हम गेट के बाहर चलते हैं, वहां पर बैठते हैं। हम दोनों ही जैसे ही गेट के पास पहुंचे कि अब पीछे से जोरों से चीखने चिल्लाने की आवाज शुरू हुई। शायद वो भूत जान चुका था कि हम उस कंस्ट्रक्शन साइट को उसी समय छोड़कर जा रहे हैं। जब आवाजें हुई तो मेरे दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा और पीछे मुड़कर देखने के बाद उसने पता नहीं डर की वजह से या उसकी तबीयत खराब थी या फिर वो भूत ने कुछ शक्ति चलाया था अपनी, तुरंत ही मेरे साथ वाले सिक्योरिटी गार्ड को बड़ी सी खून की वॉमिट हुई। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे गेट के बाहर धक्का दिया और खुद भी गेट के बाहर निकल गया। गेट के बाहर निकलने के बाद मैंने उसे समझाया कि देख, अपने आप को संभाल, अब घर चलते हैं और इस नौकरी को इसी समय छोड़ देते हैं। हम अगले दिन बिल्डर के ऑफिस पर गए और उसे जाकर हमने खूब डांट लगाई। हमने अपनी पगार ली और उसकी नौकरी तुरंत उसी समय वहीं पर छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी सुरेश जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें शुमैला ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शुमैला है, मैं नॉर्थ इंडिया की रहने वाली हूँ। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो घटना आज से कई साल पुरानी है। ये घटना मैंने अपनी मम्मी से सुनी थी। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे लोग आप में से भी होंगे जो ये जानते होंगे कि भूत प्रेत ये सब जो भी होते हैं ये शमशान घाट में पाए जाते हैं। जो जिन होते हैं वो कब्रिस्तान में पाए जाते हैं। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो घटना कुछ अजीब सी है और वो घटना कब्रिस्तान की है। चलिए घटना पर आते हूँ। मेरी मम्मी बताते हैं कि कई साल पहले जो हमारे गांव में कब्रिस्तान था, वो कब्रिस्तान वैसे तो आज भी है। कहा जाता था कि उस कब्रिस्तान में लोग जाने के लिए डरते थे क्योंकि कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वहां पर जिन को देखा था। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब भी वो लोग उस जिन को देख लेते हैं तो उसके बाद या तो पागल हो जाते या फिर एक हफ्ते के अंदर अपने आप मर जाते। ये एक मिस्ट्री थी। शायद इसे कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उस कब्रिस्तान में काम करने वाले जो 2-4 वर्कर्स भी थे तो वो भी इतना ज्यादा डरते थे कि हर थोड़े समय में वो लोग उस जॉब को छोड़कर चले जाते और उनके बदले में दूसरे लोगों को लाकर रखना पड़ता था। जो उस कब्रिस्तान की कमेटी थी वो भी इस बात से परेशान थी कि किया क्या जाए। मम्मी बताती है कि एक दिन की बात है कि अचानक से उस कब्रिस्तान में काम करने वाले 3 लोग एकाएक गायब हो गए। आज से पहले कभी कोई वहां पर गायब नहीं हुआ था। वो तीनों कहाँ चले गए उनका कोई अता पता नहीं था। 3 लोग कैसे गायब हो सकते हैं ये बात तो मेरे भी समझ के परे है। मम्मी बताती है कि जब वो लोग गायब हुए और 1 हफ्ते तक वहां पर नहीं आए, तब उस कमेटी ने वहां पर
दूसरे लोगों को लाकर रख दिया काम करने के लिए। अब जो लोग वहां पर दूसरे नए आए हुए थे वो बहुत ज्यादा डरते थे। फिर कब्रिस्तान में एक लाश को जब ले जाया गया दफनाने के लिए और कब्र को खोदा गया तो उन्हीं तीनों में से एक को कब्र के अंदर पाया जो कि कपड़ों के साथ था। आप में से लोग जानते ये भी होंगे कि मुस्लिम धर्म में जब दफनाते हैं तो कफन पहना कर दफनाते हैं, लेकिन जो शर्ट और पैंट वो लोगों ने पहना था वो लोग उसी में दफन थे, यानी कि एक ही आदमी मिला था। अब कहीं ना कहीं शक सभी के दिमाग में बैठ चुका था कि हो ना हो बाकी के लोग भी इसी तरह से यहीं कहीं दफन है, इन्हें ढूंढना चाहिए। कब्रिस्तान की और भी कुछ कब्रें खोदी गई, लेकिन वो दोनों का कोई अता पता नहीं चला। आप इसे एक कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं कि जिस कब्र को खोदा गया उसी कब्र में उस एक आदमी की लाश मिली। जब उसकी लाश मिली और उसे निकाला गया तो उसे देखकर यूं लग रहा था जैसा कि उसे पहले आग से जला दिया गया हो, यानी कि बदन पर जले हुए निशान मिल रहे थे। और वो जले हुए निशान इतने ज्यादा अब भयानक हो चुके थे कि उसमें कीड़े लग चुके थे। कई सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि हो सकता है आपस में ही लड़कर ये लोगों ने एक दूसरे को दफना दिया हो। अगर आपस में ही लड़कर दफना दिया होता तो बाकी दो लोग कैसे गायब हुए होते। ये बात एक तब भी मिस्ट्री बनकर रह चुकी थी। समझ में किसी के आ नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए। जो नए लोग आए हुए थे अभी उन्हें आकर कुछ 5 या 7 ही दिन हुए थे कि उनमें से एक ने बताया कि रात के समय जब वो कब्रिस्तान के गेट के बाहर खटिया डालकर लेटा हुआ था तब उसने देखा कि अंदर 3-4 लोग मिलकर एक कब्र को खोद रहे हैं। उसने जब उन्हें देखा तो वो देखकर दंग रह गया, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा लंबे चौड़े और कुछ अजीब से दिख रहे थे। जब वो कब्रिस्तान के अंदर जाकर उनके करीब पहुंचकर देखा तो पाया कि उनमें से एक का जो शरीर था वो बर्फ जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी शक्ल आग से बनी हुई थी, मानो उसकी शक्ल पर आग जल रही थी। यूं लग रहा था कि जैसा उसकी शक्ल नहीं वो एक गैस स्टोव है। और जब उसने ये चीज देखा तो वो डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर गया। फिर बताते हैं कि अगली सुबह में जब उसे होश आया और जो और भी लोग उसके साथ काम करते थे उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया तो वो कब्रिस्तान के अंदर बेहोश मिला। इस बार अच्छी बात यह थी कि उस आदमी को सारी चीजें याद थी, लेकिन हाँ अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी। लोग समझ चुके थे कि अब ये जल्दी ही मर जाएगा। लोगों को ऐसा लगने लगा कि जैसा मानो अब कुछ दिन के बाद इसकी मौत पक्की है। तभी ही लोगों ने उसे बचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और कोशिश की। बताते हैं कि लोगों ने तुरंत उसे ले जाकर एक मस्जिद में रख दिया। वो मस्जिद में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे घसीटकर मस्जिद में ले जाया गया और उसके बाद मस्जिद के एक पिलर से उसके हाथ पैर बांध दिए गए ताकि वो उस मस्जिद से कहीं भी बाहर ना भाग सके। कहा जाता है कि जब वो उस मस्जिद में भी था तो वो अजीब सी हरकत करता था, कभी चिल्लाता था, चीखता था, रोता था। कई बार वो अपने ही आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता था। अगर उसके सर पे जो रस्सी बांधी गई थी पिलर से वो रस्सी ना होती तो वो सर को पिलर पर मार मार के अपना सर तक फोड़ लेता। मौलाना साहब उसका धीरे धीरे इलाज कर रहे थे। कहने लगे कि एक बार में ठीक नहीं होगा, इसका इलाज धीरे धीरे होगा, लेकिन तब तक तो उसका बच पाना ही नामुमकिन था। तभी उसी मस्जिद की जो कमेटी थी उसमें से एक आदमी था, वो कहने लगा कि आप जिस हिसाब से इसका इलाज कर रहे हो बहुत समय लग जाएगा और ये मर जाएगा। मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसके पास एक जिन है, अब वो हमारी मदद कर सकेगा। उन्होंने पता नहीं कहां से उस आदमी को ढूंढ कर लाया। वो आदमी दिखने में तो बिल्कुल साधारण लग रहा था, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके पास जिन है। वो जब आदमी आया तो उसने कहा कि मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। उसके बाद उसने उस मस्जिद से उस आदमी को बाहर निकाला। कहने लगा कि इसके ऊपर जो जिन है वो बुरा जिन है, वो सिर्फ लोगों को परेशान करना चाहता है। इसे मैं जंगल में लेकर जाऊं क्योंकि वहीं पर इसके अंदर का जिन बाहर निकलेगा और इसे उससे छुटकारा मिलेगा। जब उसे जंगल में ले जाया गया और
वो जो आदमी को बुलाकर लाया गया था उसने कुछ पढ़कर उसके ऊपर फूंक दिया, जिसके बाद वो खुद ही आपस में उल्टी सीधी हरकत करने लगा। कभी जमीन पर लेट कर रेंगने लगता तो कभी बंदरों की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारता। गांव के जितने भी लोग थे वो ये सब देख ही रहे थे कि ये सब कर क्या रहा है, कि अचानक से फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। वो आदमी ने अपना रूप बदलना शुरू किया और देखते ही मानो वो एक भेड़िए का रूप ले लिया। अजीब सा डरावना, भयंकर, और उसके मुंह से राल टपक रही थी, जैसा एक भूखा भेड़िया शिकार को देखकर अपने मुंह से राल टपकाता है। जब वो उस आदमी ने ये सब देखा तो उसने कहा कि इसे बचाना अब शायद मेरे बस में भी नहीं, क्योंकि जो जीन इसके शरीर में है वो बहुत ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है। फिर उन्होंने तुरंत ही एक बड़ा सा वहां पर गड्ढा खुदवाया और उस भेड़िए को जिंदा उसी गड्ढे में दफना दिया। गांव के सभी लोगों ने मिलकर उनकी बहुत मदद की थी। लोग अब इस बात से डर रहे थे कि वो आदमी तो मर गया और उसे दफना दिया गया, लेकिन अब ये बुरे जीन से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। तब उन्होंने कहा कि इनसे छुटकारा पाने का एक ही इलाज है, इस कब्रिस्तान को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और दूसरी जगह कब्रिस्तान का आप लोग बंदोबस्त कर लो। उनकी ये बात सुनकर गांव वाले इस पर मान गए। वैसे तो मम्मी बताती है कि जब उस भेड़िए को दफनाने के लिए भी उस आदमी ने कहा, तब गांव वाले कहने लगे कि नहीं, ये एक इंसान है, हम इसे दफना नहीं सकते। लेकिन फिर उस आदमी ने कहा कि इसने जो भेड़िए का रूप लिया है, अब दोबारा ये कभी भी इंसान का रूप नहीं ले पाएगा और ये भेड़िया इतना ज्यादा खूंखार है कि अगर इसे छोड़ दिया गया यूं ही तो ये जंगल में और लोगों में अपनी दहशत बना देगा और धीरे धीरे ये पूरे गांव को ही खत्म कर देगा। लोग डर रहे थे, इसीलिए उसे वहीं पर दफना दिया गया। फिर कहा जाता है कि कुछ समय के बाद उस कब्रिस्तान को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि वो कब्रिस्तान आज भी है और आज भी लोग कहते हैं कि वहां पर वो बुरे जिन्नातों का साया है, या यूं कहिए कि उनका बसेरा है। दोस्तों, इसी के साथ एक छोटी सी घटना और कुछ घटी थी, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि उसके कुछ समय के बाद, लगभग 2 साल या 2.5 साल बीते होंगे, एक आदमी बता रहा था गांव का कि उसे किसी काम की वजह से उस कब्रिस्तान के बाहर से गुजरना पड़ा। तो उसने अंदर कुछ लोगों को देखा। वो लोग भी वैसे ही दिखाई दे रहे थे, पूरे उनकी शरीर पर आग लगी हुई थी, लेकिन उस आग से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो कहने लगा कि मैंने जब उन्हें देखा तो मैं देखकर दंग रह गया और मैं 1 मिनट रुककर वहीं देखने लगा कि ये क्या हो रहा है। और अचानक उन चारों की नजर मुझ पर पड़ी। वो तुरंत ही वहां से उठे और एक हवा के झोंकों की तरह उड़ते हुए मेरे पास आए, लेकिन कब्रिस्तान के गेट के बाहर वो नहीं आ सके। ऐसा लग रहा था कि जैसा कब्रिस्तान की जो दीवारें हैं और जो बाउंड्री है वो मेरे और उनके बीच में मौत की लाइन है। वो लोग उसे पार नहीं कर पा रहे थे या पार नहीं करना चाहते थे। बस उसी का फायदा उठाकर मैं तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। दोस्तों, शुमेला जी इसी के साथ ये भी बताती है कि इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय खास करके कब्रिस्तान में अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। तो ये थी शुमेला जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रामू की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये बात है 2009 की। मैं वैसे तो एक रिक्शा ड्राइवर हूँ और कई सालों से मैं रिक्शा ड्राइविंग का ही काम करता हूँ। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये 2009 में बारिश के महीने में मेरे साथ घटी थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तूफानी बारिश थी। इसी वजह से मैं अपने घर की ओर धीरे धीरे रिक्शा को लेकर जा रहा था। रात के कुछ 12 या 1 बज रहे होंगे कि मैंने देखा दूर पाल पर एक आदमी खड़ा हुआ है। उसे देखकर यूं लग रहा था जैसा कि वो किसी सवारी का ही इंतजार कर रहा है। जब उसने मेरी रिक्शा देखी तो वो रिक्शा को हाथ दिखाकर रुकाने लगा। मैं भी उसके पास जाकर अपनी रिक्शा को रोक दिया। फिर मैं उससे कहने लगा कि कहाँ जाना है आपको। वो कहने लगा कि मुझे इस जगह पर जाना है। जिस जगह का उसने पता बताया था
वो जगह मेरे घर के पास नहीं थी, तो मैंने उसे कहा कि मैं वहां पर नहीं जा सकता क्योंकि मैं अपने घर पर जा रहा। उसने मेरी ओर देखा और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आपको दुगना किराया दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं पैसे की लालच में आकर उसे अपनी रिक्शा में बिठा लिया। जब वो रिक्शा में बैठा तब मेरी रिक्शा बहुत ज्यादा भारी हो चुकी थी, यानी कि अब मेरी रिक्शा को चलाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एक्सीलेटर देना पड़ रहा था, जबकि ऐसा लग रहा था कि मेरी रिक्शा में किसी ने 1 टन जितना वजन पत्थर रख दिया हो, और इसी वजह से रिक्शा भी अब धीमे चल रही थी। मैंने हंसते हंसते उससे कहा कि आपका वजन बहुत ज्यादा है। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इसके बाद में भी उससे 2-3 सवाल और पूछे, लेकिन वो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। मैं चुपचाप उस जगह की ओर ही जा रहा था जिस जगह का पता उसने मुझे बताया था। अचानक से रास्ते में एक आवाज आई और एकदम से मेरी रिक्शा बाई ओर झुक गई। मैंने तुरंत रिक्शा को ब्रेक लगा के देखा तो पाया कि मेरा बाया जो टायर था रिक्शा का वो अब फट चुका था। मुझे मन में बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने रिक्शा से उतरकर उस आदमी को देखते हुए कहा कि आप इतने वजन हो ना, इसीलिए मेरा टायर फट गया और मेरा मूड भी खराब हो गया था। मैंने कहा कि आपसे दुगना किराया लेके भी क्या फायदा, मुझे तो नुकसान ही हो गया। वो आदमी रिक्शा के ही अंदर बैठकर मुझे देखकर कहने लगा, ज्यादा पैसे ले लेना। इसके बाद मैंने उससे कहा कि आप रिक्शा से बाहर तो उतरिए, मुझे टायर बदलना है। उसने कहा कि हाँ ठीक है। वो बाहर उतरा और चुपचाप खड़ा हुआ था। उसके पास ना ही तो कोई छाता था ना ही रेनकोट। हम दोनों ही बारिश में भीग रहे थे। मैं भीगते हुए टायर बदल रहा था और वो रिक्शा के पास खड़े होकर मुझे ही घूर रहा था। वो मुझे ऐसा घूर रहा था जैसा कि उसे जाने की बहुत जल्दी हो, और उसे भी मुझ पर गुस्सा आ रहा था कि शायद रिक्शा का टायर मेरी ही वजह से फट गया हो। फिर जल्दी जल्दी मैंने रिक्शा का टायर बदला। 10 से 15 मिनट मुझे लगे। उसके बाद दोबारा हम रिक्शा में बैठे। इस बार जब रिक्शा में बैठे तब उसका वजन बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। अब मुझे बिल्कुल भी यूं नहीं लग रहा था कि जैसा रिक्शा बहुत वजन हो चुकी है या फिर रिक्शा स्लो चल रही है। आराम से मेरी रिक्शा चल रही थी। मैं उस जगह पर पहुंचा और जैसे ही पीछे मुड़कर ये कहने लगा कि देखो आपका, और बस इतना कहकर मैं एकदम से रुक गया, क्योंकि अब वो आदमी मेरी रिक्शा में नहीं था। क्या वो चलती हुई रिक्शा से उतर गया था? सीट पर पैसे रखे हुए थे। मैंने वो पैसे तो उठा लिए, लेकिन फिर मैं बहुत ज्यादा डर गया और वैसे ही डरते डरते अपने घर तक आया। घर आने के बाद मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। मेरी पत्नी सारी बात सुनकर मुझसे कहने लगी कि तुम्हें पता है, वो जरूर एक भूत था, इसीलिए वो चलते रिक्शा से गायब हो गया, वरना चलते रिक्शा से कोई भी आदमी कभी नहीं गायब हो सकता। उसके बाद वो मुझसे कहने लगी कि रात में जब ज्यादा लेट हो जाए तो आप अगर घर से दूर हो तो वहीं कहीं रुक जाया करो, घर आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं उसके भी मन में इस बात का डर था कि क्या पता अगर मैं मर गया तो फिर उसके बाद उसका क्या होगा। मैंने उसे हंसते हुए समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, अगली बार से मैं जरूर इस चीज का ध्यान रखूंगा। लेकिन दोस्तों, मुझे आज भी एक सवाल सता रहा है, क्या भूत प्रेत आत्माओं को भी सवारियों की जरूरत पड़ती है, या फिर जो भी मैंने देखा वो मेरा वहम था? मैं इसे क्या समझूं? अगर आप जानते हो या कोई भी इसके बारे में जानता हो तो मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियां। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी कहानियां पसंद आई होगी। इसके साथ में आप लोगों को जो भी कहानी अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना।